Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and in today's 5 minutes we are going to cover a very important news। और ये न्यूज़ क्या है कि आरबीआई ने जो है हाइक कर दिया है पॉलिसी रेट, दैट इज़ रेपो रेट हमारे कंट्री में, और उसको कितने से इंक्रीज़ किया है 40 बेसिस पॉइंट्स। देखिए 100 बेसिस पॉइंट्स जो है वो करस्पॉन्ड करता है 1% के, तो 40 बेसिस पॉइंट बेसिकली 0.4% हुआ। ऑलरेडी हमारे यहाँ रेपो रेट जो था वो 4% था। बहुत दिनों से काफ़ी ऑलमोस्ट 2 साल से जो है सेम रेपो रेट रहा है और वो अब इंक्रीज़ होकर 4.4% हो गया है। इसके अलावा आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया है टू इंक्रीज़ द कैश रिजर्व रेशियो जो कि सीआरआर होता है उसको भी 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज़ करके जो है वो 4.5% कर देना है। अब ये जो आरबीआई ने मीटिंग लिया वेडनेसडे को, ये बेसिकली एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जो कि आप जानते हैं जैसे एमपीसी जो है इट इज़ अ कमिटी दैट इज़ मैंडेटेड बाय आरबीआई एक्ट टू रिव्यू आर मॉनेटरी पॉलिसी, और ये हर 2 मंथ पे जो है इनका एक मीटिंग होता है, रिव्यू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और लेकिन ये जो मीटिंग था, क्योंकि जस्ट अभी आप जान रहे हैं इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अभी हम लोग आगे देखेंगे सीपीआई इज़ ऑलमोस्ट 6.95% मार्च में, तो इसी कारण आरबीआई को एक आपातकालीन मीटिंग बुलाना पड़ा है और ये डिसीजन लेना पड़ा है। अगर आप देखेंगे रेपो, तो रेपो लास्ट जो मतलब ये जो 4% है ये कब से है, मई 2020 से, और ऑलमोस्ट 2 साल होने चला है जहाँ पर जो है आरबीआई ने जो है इसको चेंज नहीं किया था। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ रेपो रेट और अभी जो करेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी जो एमपीसी फॉलो करी है वो किस तरह का मॉनेटरी पॉलिसी है। तो अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको पता है कि पूरी तरह से टर्मोइल है, ऑयल क्राइसिस हो चुका है, इंपोर्ट्स महंगे हो चुके हैं, तो उसका जो एज अ रिजल्टेंट इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ा हुआ है। तो हमारे कंट्री में भी आप जानते हैं हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन कैसे मेजर करते हैं, थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो कितने पर हो गया था, 6.95% पहुंच गया था मार्च वाले मंथ में। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीपीआई जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है। अब देखिए यहाँ पर जो आरबीआई मैंडेटेड है कि उसको इन्फ्लेशन, जो एमपीसी मैंडेटेड है कि उसको इन्फ्लेशन जो है वो 2 to 6% के बीच में रखना है, लेकिन अभी जो 6.95% हो गया है हमारा सीपीआई, तो इसी कारण आरबीआई को जो है कुछ स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो करेंटली आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी जो फॉलो कर रही है, रेट्स इंक्रीज़ कर रही है, मीन सीआरआर इंक्रीज़ कर रही है, रेपो रेट इंक्रीज़ करिए, ये दोनों जो है आपका क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी का, और इस दोनों में अगर जब इंक्रीज़ करिए तो इस तरह के पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉकिश मनी पॉलिसी। इसके अलावा एक डोविश होता है, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, टाइट मनी, मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। आप जो है ऊपर आई बटन वीडियो के है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक डिटेल लेक्चर है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी पे, अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे सारे टूल्स को बहुत अच्छे से जो है डिटेलिंग किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि अब रेपो रेट समझने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी से कि बैंक्स, देखिए क्या होता है कि बैंक का जो बेसिक बिजनेस क्या होता है कि वो लोगों से पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड सेविंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, और फर्दर आगे लेंड करती है इन टर्म्स ऑफ लोन्स। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो उनका कमाई होता है, वो उनका बिजनेस होता है। लेकिन कभी कभी बैंक्स को क्या होता है कि लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है, इन केस कि उनको पैसे का ज़रूरत रहता है, तो उस केस में जो है अब वो कहाँ से जाए, ऑब्वियसली उनके पास जो है बोरोइंग का एक लिमिट होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि आरबीआई जो है उस टाइम पे जो है वो लेंड करती है। अब आरबीआई भी जो है थ्रू डिफरेंट मोड्स बैंक को लेंड करती है, और वो एक्ट करता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अगर कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो आरबीआई आपको पैसा दे देता है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, और कभी कभी ये भी होता है कि एक्सेस लिक्विडिटी भी हो जाता है बैंक के पास। ठीक है, बैंक के पास कभी कभी, जैसे आपको पता है कि जब हमारे यहाँ जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस समय जब बैंक्स के पास एक्सेस लिक्विडिटी आ गया था, तो उस समय आरबीआई ने जो है कुछ पैसा अपने पास रख लिया था। तो हम लोग ये सब देखेंगे कि ये सब आरबीआई जो है वो किसके थ्रू करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड जान लेते हैं कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो जिसके अंदर रेपो रेट आता है, एलएएफ इसको हम लोग बोलते हैं। तो 1998 में आप जानते हैं नरसिम्हम कमेटी आया था, जिसको बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कमेटी भी बोलते हैं। तो इन्होंने रेकमेंड किया था कि एक एलएएफ, एक ऐसा चैनल आरबीआई को बनाना चाहिए जो कि जिससे क्या होता है कि बैंक्स जो है वो ईजिली लोन ले सकें, या फिर अपना एक्सेस जो उनके पास पैसा है उसको पार्क जो है वो आरबीआई में कर सकें। ठीक है, अब एलएएफ के अंदर देखिए 2 आता है, दैट इज रेपो, और एक आता है रिवर्स रेपो। रेपो बेसिकली देखिए, रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज, जो है एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसी से इसको रेपो बोला जाता है। और रिवर्स रेपो जस्ट जो है वो रेपो का उल्टा है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये एलएएफ जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2000 में। इसके अंडर क्या है कि आपका
आपका जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है वो ओवरनाइट लोन्स या कुछ टर्म कुछ ड्यूरेशन के लिए जो है पैसा आरबीआई से बोरो कर सकता है। उसके लिए उसको एक रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। और इसका जस्ट ऑपोजिट भी होता है कि अगर बैंक्स को कभी एक्सेस लिक्विडिटी हो जाए तो वो अपना पैसा जो है वो आरबीआई को थोड़े दिन के लिए दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए काम कैसे करता है रेपो। तो बेसिकली जब भी बैंक्स को पैसे का जरूरत रहता है तो वो अपना क्या होता है कि उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहता है, तो वो क्या करते सकते हैं उसको प्लेज कर सकते हैं। ठीक है, उतना जितना इक्विवेलेंट अमाउंट का वो लोन ले रहे हैं उसी इक्विवेलेंट अमाउंट का वो प्लेज करेंगे अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और एक एग्रीमेंट साइन होता है कि आफ्टर सम ड्यूरेशन दे विल बाय एट सर्टेन हायर प्राइस। ठीक है, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है। जैसे उन्होंने 100 रुपये बोरो किया और 100 रुपये का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो प्लेज किया, तो वो बोलेंगे कि जब हम लोग लोन वापस कर देंगे, तो मतलब लोन या वापस करेंगे, जब आपको पैसा वापस करेंगे तो 100 की जगह हम लोग आपको 108 या 110 रुपये लौटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का एक एग्रीमेंट साइन होता है और बैंक्स जो है वो आरबीआई से पैसा ले सकती है। जस्ट इसके ऑपोजिट रिवर्स रेपो में क्या होता है कि बैंक्स के पास जब एक्सेस लिक्विडिटी आता है तो वो क्या कर सकती है कि आरबीआई के पास जो है आरबीआई से जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले सकती है और जो है कुछ टाइम के बाद जो है आरबीआई इनको पैसा लौटा देता है। अगेन जो है कुछ ज़्यादा लौटाता है, लेकिन जनरली जो रेपो रेट से जो है वो रिवर्स रेपो रेट वो कम रहता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स आपने समझ लिया। अब देखिए ये जो है ये फैसिलिटी कौन अवेल करते हैं, रेपो वाला जो एलएएफ वाला है, तो हमारे यहाँ जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं और सारे बैंक्स जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। बस एक एक्सेप्शन क्या है कि आपका रीजनल रूरल बैंक जो है उसको ये जो है फैसिलिटी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपके लिए बेसिकली कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा देखिए क्या होता है, कुछ प्राइमरी डीलर्स होते हैं। बेसिकली प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, दे आर रजिस्टर्ड एंटिटीज विद आरबीआई हु हैव द लाइसेंस टू परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इनको भी जो है एलएएफ के अंदर अगर कभी पैसा बोरो करना है तो वो आरबीआई से कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ है प्राइमरी डीलर्स, आप देख सकते हैं। चलिए ये तो था तो थोड़ा सा रेपो का बैकग्राउंड। अब देखिए हमारे कंट्री में क्या है कि रेपो को जो है एज अ पॉलिसी रेट यूज किया जाता है। ये भी आप जान लीजिए कि सारी कंट्रीज जो है वो रेपो रेट को एज अ पॉलिसी रेट यूज नहीं करती है। हमारे कंट्री में जो है, क्योंकि आप जानते हैं एमपीसी जो है जब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है तो वो या तो रेपो रेट इंक्रीज करती है या तो सेम रखती है या तो डिक्रीज करती है। तो रेपो रेट को जो है एज अ प्राइमरी टूल हमारे कंट्री में यूज किया जाता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है कि ये कैसे वर्क करता है। तो दो टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज होता है, एक है आपका हॉकिश और एक है डोविश। इसको हम लोग टाइट बोलते हैं, इसको लूज मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, बहुत सारा नेम्स है इनका। तो होता क्या है कि देखिए जब भी आपके कंट्री में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इन्फ्लेशन हाई है, जैसे अभी करंट कंडीशन है, तो उस केस में आरबीआई जो है वो क्या करती है, मनी सप्लाई को थोड़ा सा टाइट कर देती है। अब टाइट कैसे करेगी, तो क्या करेगी कि रेपो रेट को जैसे ही इंक्रीज कर देगी। आप जैसे अब समझने का कोशिश करिए, अब आपको रिलेशन समझ में आएगा। तो जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज होता है, तो रेपो रेट इंक्रीज होगा तो बैंक्स जो है जिस रेट पर आरबीआई से पैसा ले रही थी, तो अब वो ऑब्वियसली रेपो इंक्रीज हो गया तो बैंक को भी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है आरबीआई को। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि बैंक्स के लिए जो पैसा मतलब पैसा लेना जो है वो थोड़ा सा महंगा हो गया है। ठीक है, तो जब महंगा हो गया है तो ऑब्वियसली जो आगे भी वो पैसा देगी कस्टमर्स को वो भी कम कर देगा, क्योंकि अब उसके पास उतना पैसा नहीं है, आरबीआई से वो कम बोरो करेगा। तो एक तरह से जो क्या होता है, मनी सप्लाई या मनी फ्लो जो है वो कंट्रोल हो जाता है। जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होता है, डोविश में क्या होता है, जब भी आप हमारे जनरली जब डिफ्लेशनरी कंडीशन होता है और डिमांड काफ़ी कम होता है तो आरबीआई जो है रेपो रेट को कम कर देता है। बैंक के लिए पैसा लेना आसान हो गया और वो आगे जो है बहुत ईजिली लेंड करता है, तो लोगों के पास पैसा बढ़ता है और आप जो है ओवरऑल मनी फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपने समझा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके वजह से असर क्या पड़ने वाला है जो अभी उन्होंने हाइक किया है रेपो रेट। तो जैसे ही रेपो रेट अभी हाइक किया तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बैंक का जो कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट इसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स बोलते हैं, वो जो है वो ऊपर जा चुका है, क्योंकि अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उनको आरबीआई को पे करना पड़ेगा। तो बैंक्स कहाँ से वसूलेगी, आपका जो लोन्स जो हमें लोन्स लेंड करेगी वो हायर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। मतलब अगर अभी आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं या घर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी आपका जो है इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, बहुत इसका एक जो है बोल सकते हैं एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है कि जब भी पॉलिसी रेट इंक्रीज होता है तो आपके एफडी पर भी जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। मतलब बैंक्स जो आपको एफडी पे ऑफर कर रही है उसको भी वो बढ़ा के देगी। बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जैसे अब बैंक्स को आरबीआई से कम पैसा मिल रहा है तो वो कोशिश करिए कि लोगों से ज़्यादा पैसा लें। और लोग क्या है, आपका जानते हैं आपका जो है सेविंग्स और करंट डिपॉजिट, उसमें से जो है आपका एक जो है फिक्स डिपॉजिट जो होता है, तो वहाँ पर भी क्या कुछ टाइम के लिए फिक्स आपका जो है डिपॉजिट रहता है। बैंक बेसिकली इस पैसा को यूज़ करेगी फर्दर लेंडिंग के लिए। तो अब बोलेगी लोगों को कि चलिए आपके पास जो पैसा है हमारे पास दीजिए, हम आपको एफडी पे ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक के पास अगेन फंड्स आएगा और जो है उसका नॉर्मल बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि अब उसको आरबीआई से कम पैसा मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा पैसा
पैसा लेगी। ठीक है, तो आपको पता चला कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आरबीआई ने जो हाइक किया है रेपो रेट, उसके वजह से क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल बोरोइंग्स है, मतलब जो आपका जो रिटेल जो लोन्स चलेगा, होम लोन, कार लोन, वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे भी जो है बैंक्स अब ज़्यादा इंटरेस्ट आपको ऑफर करेगी। ठीक है, एक छोटा सा न्यूज़ था और आपको रिलेशन जो है वो समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिए हमारा जो यूपीपीसीएस का जो कोर्स है दैट इज़ ऑलरेडी लाइव। ठीक है, और इसके अलावा जो है 8 मई को एक यूपीपीसीएस का हमारा जो है मॉक टेस्ट होने वाला है, जिसको आप ज़रूर दीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप स्टेट पीसीएस का तैयारी करें, खासकर यूपी पीसीएस का, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप जो है cpclassesgovernment.com पे जाके जो है इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।